आज हमारे साथ मौजूद हैं देहरादून के पूर्व मेयर, जो पूर्व में मेयर रहे हैं और वर्तमान में धर्मपुर विधानसभा से विधायक हैं, विनोद चमोली जी। स्वागत है आपका विधायक जी। आपसे मेरा एक प्रश्न है। आप पिछली 2 बार मेयर रहे हैं, देहरादून आपने संभाला है और वर्तमान में आप विधायक भी हैं। काफ़ी कार्य आपके माध्यम से हुए भी हैं। तो आपसे मेरा सबसे पहले सवाल ये है कि पिछली बार जो आप मेयर रहे, वह कार्यकाल आपके लिए कितना चुनौतीपूर्ण था और कितने कार्य उस कार्यकाल में हुए? देखिए, जब मैंने पहली बार 2008 में नगर निगम का कार्यभार संभाला था तो सबसे बड़ी चुनौती थी नगर निगम की आर्थिक स्थिति। क्योंकि जब तक आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होगी लोकल बॉडीज में, तब तक कार्यों को धरातल पर उतारना मुश्किल होता है। तो जो सबसे पहला काम था उसी को मैंने फोकस किया और मुझे खुशी है कि जब मैंने नगर निगम छोड़ा है, जब मैं विधानसभा में आ गया, नए मेयर वहाँ पर आए, तो आज देहरादून नगर निगम अपने पैरों पर खड़ा है और मजबूत नगर निगम बन गया है आर्थिक दृष्टि से। अभी की हम बात करें, आप अभी विधायक हैं, वर्तमान में आप विधायक हैं, आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। अभी तक आपने अपनी निधि से, विधायक निधि से कितना निर्माण कार्य, कितना सौंदर्यीकरण अपनी विधानसभा का करने का काम किया है? देखिए, विधायक निधि हम लोगों को 4.25 करोड़ रुपये मिलता है। मेरे दोनों सालों की विधायक निधि समाप्त हो चुकी है। यहाँ तक कि बहुत जो अगले वर्ष होने वाले काम हैं, क्योंकि आचार संहिता के कारण अभी हो नहीं पा रहे हैं, उसकी मेरी सूची तैयार है और उस पर काम चल रहा। तो मेरा ऑलमोस्ट जो विधायक निधि का काम है, जो मैं सुनता था कि साहब विधायकों ने 70% काम करा है, 80% काम करा है, मेरे यहाँ समय से पहले 100% काम हो जाता है और अगले काम की तैयारी हो जाती। तो मेरी जो इस वर्ष में जो ये 19-20 के जो काम है उसकी सूचियाँ लगभग तैयार हैं। जैसे ही आचार संहिता समाप्त होगी वो भी काम स्वीकृत कर दिए जाएंगे। उत्तराखंड की बहुत बड़ी समस्या है पलायन। देखो, आपने उसके लिए पलायन आयोग बनाया। दूसरी बात यह है कि पलायन ना तो रुका, और बहुत बड़ा मुद्दा वहाँ पर स्वास्थ्य का भी है। एम्बुलेंस की सेवाओं की अगर हम बात करें, मरीजों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पलायन कैसे रुकने वाला है? और जो वहाँ पर युवाएं हैं, युवा वर्ग है जो वहाँ का, उसको रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए भी क्या करने वाले हैं? देखिए, पलायन एक बड़ी, मैं इसको त्रासदी के रूप में लेता हूँ, क्योंकि आज उत्तराखंड में गांव के गांव खाली हो गए हैं। मैं उसमें स्थानीय लोगों को दोष नहीं दे सकता, क्योंकि हर कोई बेहतर जीवन की ओर आकर्षित होता है और उसके लिए प्रयास करता है। आपने बेहतर जीवन की बात की है विधायक जी। एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि देवभूमि हमेशा ही अपनी संस्कृति की वजह से जाना जाता है। अगर वहाँ से पलायन हो जाएगा तो संस्कृति कहाँ बचेगी? ठीक है ना, मेरा विषय पूरा आ जाए तो, क्योंकि पहाड़ों की जो स्थिति है, रोज़गार की तलाश में नौजवान बाहर आ रहा है। जो एक बार बाहर आ जाता है, क्योंकि रोज़गार से जुड़ा हुआ विषय, तो उसकी वापसी मुश्किल हो जाती है और स्वाभाविक तौर पर वो मैदानी क्षेत्रों में ही रह जाता है। पहाड़ में हमको रोज़गार के साधन उपलब्ध कराने होंगे। अब उसके लिए क्या क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं? भी सरकार ने बहुत अच्छा 98 ग्रोथ सेंटर्स अपने खोलने की बात की है और इसमें 48 पर काम शुरू हुआ है। तो ग्रोथ सेंटर इसी कंसेप्ट से खोले जा रहे हैं कि वहाँ स्थानीय लोगों को रोज़गार के अवसर प्राप्त हों, उनको वहाँ पर अगर कोई स्किल डेवलपमेंट का कोई काम करना तो वो किया जाए। साथ में जो स्थानीय उत्पाद हैं, हमारे जो कृषि पर आधारित लोग हैं, उन उत्पादों की बेहतर कीमत उनको मिल सके और उन उत्पादों के लिए बेहतर मार्केटिंग उनको उपलब्ध करा सके। तो ये ग्रोथ सेंटर, ये मल्टीपर्पज़ ग्रोथ सेंटर हम लोग अभी शुरू कर रहे हैं, प्रयोग के तौर पे हो रहा है। इसके साथ साथ ही बहुत हद तक जो पहाड़ के का जीवन है वो सरकारी नौकरी पर निर्भर रहता है। बल्कि हम पहले कहते थे, राज्य बनने से पहले, कि पहाड़ की जो इकोनॉमी है मनी ऑर्डर इकोनॉमी है। मनी ऑर्डर पर हम लोगों को जीवन चलता था। मैं खुद उनमें से रहा हूँ। जब मेरे पिता सर्विस में रहे तो मनी ऑर्डर के माध्यम से हमारा घर चलता था। जो स्थानीय खेती होती थी वो बमुश्किल खाने पीने की वस्तुएं हम उगा पाते थे, वो भी पूरा नहीं पड़ता था पहाड़ की इस तरह की। उत्तराखंड में जब से बीजेपी की सरकार बनी है, काफ़ी सारी योजनाएं डबल इंजन की सरकार लेकर आई है। क्या वो योजनाएं धरातल पर, पहाड़ पर उतर पाई हैं? देखिए, आप अगर एक सिर्फ ऑल वेदर रोड को ही अगर आप देख लें, जो चारधाम यात्रा के लिए बन रही है, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि कोई रोड बन रही है तो लोगों का आवागमन सुलभ हो जाएगा। ये रोज़गार भी जनरेट करेगा। जब यहाँ पर पर्यटक बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर स्थानीय जो लोग हमारे हैं उनका रोज़गार भी बढ़ेगा। जब पर्यटकों का आना जाना होगा तो पर्यटक क्या, जब चलता है तो खर्च करता है, तो वहाँ की इकोनॉमी घूमती है उस पर।
तो जैसे जैसे पर्यटन बढ़ेगा यहाँ पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और निश्चित निश्चित तौर पर जो स्थानीय लोग हैं उनको उसका लाभ मिलेगा। तो वो भी एक मल्टीपर्पज़ एक काम है जो यहाँ पर हो रहा है, जो रोजगार भी बढ़ाएगा तो पर्यटन को भी बढ़ाएगा, तो हमारा आवागमन भी सुलभ होगा। तो इसी प्रकार के जैसे रेलवे लाइन की बात, 16,500 करोड़ रुपये तो रेलवे लाइन निकला है। जब रेलवे ट्रैक चलेगा तो रेलवे ट्रैक के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो कहीं ना कहीं जो पलायन को रोकना है, पहाड़ों पर रोजगार उपलब्ध कराना है, ये सब योजनाएं जितनी आज पहाड़ों पर चल रही हैं, ये आने वाले समय में समय लगेगा, क्योंकि ये 2 दिन का काम तो है नहीं। आज आप कहें कल पलायन रुक जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। और पलायन को आप रोक भी नहीं सकते। पलायन एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसको आप डीपली स्टडी अगर करेंगे तो पलायन एक निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। आप वहाँ पर रोजगार जनरेट करेंगे, आप वहाँ पर नए नए उद्योग जनरेट करेंगे। अभी जैसे जो यहाँ पर एक समिट हुआ था हमारा, उस समिट में पहाड़ पर लगभग 40% जो हमारा इन्वेस्टर आया है वो पहाड़ के लिए आया है। तो जो हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री के लिए हम लोगों ने उस पर काम कर रहे हैं, आपको मेडिकल इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं, एजुकेशन इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं। तो वो जिस तरह से पहाड़ों में अगर उसका पैसा घूमेगा और पहाड़ों में वो इंस्टीट्यूशन स्टेब्लिश होंगे तो निश्चित तौर पर उसके आधार पर कुछ रोजगार भी जनरेट होगा। तो एक समय आ सकता है कि अगर हम पहाड़ों में संभावनाएं बढ़ा दें रोजगार की, तो सुविधाएं बढ़ा दें, तो ये रिवर्स प्लान होगा, क्योंकि आदमी रोजगार की तरफ भागता है। अगर पहाड़ पर रोजगार मिलना संभव हो पाएगा तो लोग पहाड़ की तरफ भागना शुरू कर देंगे, मैदानों से रोजगार के जाना शुरू। ऐसा नहीं कि मैदानी क्षेत्र में बेरोजगारों की कमी है, मैदान में भी बहुत बेरोजगारी है, लेकिन मैदान का आदमी मैदान में ही रोजगार तलाश सके, वो कहाँ जाएगा? अगर पहाड़ पर हम रोजगार उपलब्ध करा देंगे तो वो लोग वहाँ भी जाएंगे। तो इसलिए एक लंबा प्रोसेस है और सरकार उस पर आगे बढ़ रही है। मैं समझता हूँ आगे परिणाम ठीक आएंगे। देहरादून की कमान आपके पास रही है और धर्मपुर विधानसभा फिलहाल संभाल रहे हैं पहले से ज़्यादा, क्योंकि अगर देहरादून की हम स्थिति देखें, अदर स्टेट से बाहरी लोग यहाँ पर आकर रहने लगे हैं और अवैध कब्जे हैं। बहुत बड़ा मुद्दा है अवैध कब्जों का भी, ज़मीनों पर फॉरेस्ट के जितने भी पेड़ थे, काफ़ी सारे ऐसे मुद्दे हैं। तो उनको लेकर अभी क्या करने वाले, किस तरह से ये अवैध कब्जा देहरादून से रुक सकता है, क्योंकि यहाँ पर भौगोलिक जो स्थिति है और जो यहाँ के लोग वो ज़्यादा बढ़ चुके हैं। देखिए, देहरादून में निश्चित तौर पर ओवर क्राउडेड हो गया है और किसी भी शहर में जब डेवलपमेंट प्रोसेस तेज होता है तो वहाँ पर स्लम्स भी डेवलप होते हैं, झोपड़ी के मजदूर आते हैं, मिस्त्री आते हैं, जो छोटे तबके पे जो ठेली रेडी वाले थे, छोटा मोटा जो रोज़गार करने वाले लोग, उनकी संख्या बढ़ती है। एक विकास की प्रक्रिया है ये, और ये किसी भी शहर की ग्रोथ से इसको जोड़ के देख सकते हैं। जिस शहर में आपको ये सब नहीं मिलेगा तो वहाँ का ग्रोथ भी कम होगा। तो देहरादून सिटी का ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, तो उसके कारण ये सब हो रहा है। लेकिन अभी मुझे इस बात का संतोष है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हम लोगों ने प्रयास किए हैं कि जो लोगों के पास आवास उपलब्ध नहीं है, ये जो जगह जगह मजबूरी में कब्जे करते हैं, क्योंकि लोगों को आवास तो चाहिए, तो किसी की तरह अब वो किराया नहीं दे सकते तो झोपड़ी बना के बैठ जाते हैं। बात आपकी सही है बिल्कुल, लेकिन देहरादून के अंदर बाहर से जो भूमाफिया आए हैं, उन्होंने जो अपनी लैंड्स पर कब्जे, जो सरकारी लैंड्स थी, चाहे वो चाय बागान की ज़मीन हो, तेलुपुरा की मैं आपसे बात करूं, चाहे वो चंद्रबनी की ज़मीन हो, वहाँ पर प्लॉटिंग शुरू कर दिए आउटसाइडर्स हैं। इनको लेकर आपको क्या करें, सरकार क्या कर रही है इस चीज़ पर? देखिए ना, 2 अलग अलग इशूज़ हैं ये। एक तो जैसे मैंने आपको कहा कि जो स्लम्स है या छोटी मोटी आबादी है जिस तरह से डेवलप होती है, उसका कारण मैंने आपको बताया। उस बारे में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हम लोग प्लान कर रहे हैं कि लोगों को उसमें जिन पर आवास नहीं, उनको आवास उपलब्ध हो जाएंगे, तो लोगों को ये सब नहीं करना पड़ेगा। जो बड़े भूमाफिया हैं, जो सरकारी ज़मीनों के साथ साथ लोगों को नाजायज़ तरीके से बलात् कब्जा करते हैं ज़मीनों को, और यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो परेशान हैं उनसे। तो इस पर आए दिन नए नए किस्से सामने आते रहते हैं, यहाँ तक हत्याएं तक भी इस मामले में सामने आई हैं, होती रहती हैं। आपने हत्या की बात की है, अभी कुछ दिनों से देहरादून के अंदर अपराध बढ़ रहा है, चोरी की घटनाएं। देवभूमि इस चीज़ के लिए नहीं जानी जाती थी, लेकिन राजधानी के अंदर अभी कुछ दिन से या कुछ महीनों से बोल सकते हैं कि अपराध की घटनाएं, मर्डर की, हत्याएं की घटनाएं, या दुकान की लूटपाट की, कल ही लाखों रुपए की लूट, आपको भी पता है। तो कहीं ना कहीं नहीं लग रहा है कि अपराध बढ़ता जा रहा है? देखिए, कभी भी अब देहरादून क्या है, कॉस्मोपॉलिटन सिटी हो गया है। आसपास के लोग यहाँ पर, क्योंकि एटमॉस्फेयर अच्छा है, उसके नाते यहाँ पर आते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति कहीं जाता है तो अपने कल्चर को साथ ले जाता है, अपने संस्कारों के साथ जाता है। तो जिस प्रकार के आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं वो भी यहाँ पर बड़े हैं। इसमें स्वाभाविक बात है, जब
पॉपुलेशन बढ़ेगा और आसपास की आबादी के लोग यहाँ आएंगे तो जो उनका बेसिक कल्चर है, जो उनका कैरेक्टर है, वो निकल कर आएगा। तो उसके कारण ये अपराध भी देखने में आते हैं। लेकिन हम सख्त हैं इस मामले में, हमारी पुलिस भी सख्त है और प्रयास है कि हम उसको रोकेंगे। अच्छा, लोकसभा चुनाव की बात करें, आप प्रथम चरण के मतदान यहाँ पर खत्म हो चुके हैं। आपकी 5 लोकसभाएं और 3 लोकसभा सीट ऐसी हैं, अल्मोड़ा की बात करते हैं, नैनीताल की बात करें, टिहरी की बात करें, उस पर थोड़ा सा असमंजस बना हुआ है। क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसान की बात करें या और मुद्दे हैं, महिलाओं के मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, ये तीनों सीटों पर असमंजस क्यों बन रहा है? नहीं, देखिए, लेकिन मुझे तो कोई संदेह है नहीं। अब नैनीताल की अगर आप बात कर रहे हैं तो आपको लगता है कि हरीश रावत एक बड़ा चर्चित नाम है, इसलिए लोगों को लगता है शायद नैनीताल में वो ठीक कर पाए होंगे। लेकिन लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि मुख्यमंत्री होते हुए 2-2 सीटों से वो आ रहे हैं। उससे पहले उनकी पत्नी लोकसभा हार चुकी हैं हरिद्वार। इसी तरह से जहाँ पर टमटा जी का सवाल है, चाहे हमारे अजय टमटा हों चाहे उनके टमटा हों, तो वहाँ पर टमटा भी एक बड़ा नाम है, इसलिए लोगों को लगता है कि शायद वहाँ भी कोई स्थिति ऐसी बनेगी। टिहरी में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष लड़ रहे हैं, इसलिए लोगों को संभावनाएं उसमें दिख रही हैं। तो ये उनके नामों का जो स्ट्रक्चर है उसके कारण लोगों को संभावनाएं दिख रही होंगी जो चर्चा कर रहे हैं। लेकिन धरातल की सच्चाई कुछ और है। लोग इस समय देश के साथ गए हैं, मोदी के साथ गए हैं। मोदी को लोगों ने देश से कनेक्ट किया, हमने नहीं किया। इस पूरे देश की जनता ने, अभी चुनाव चल रहा है, नरेंद्र मोदी को भारत का पर्याय मान लिया है कि देश में अगर राष्ट्रभक्ति का कोई पर्याय है तो नरेंद्र मोदी है। सुरक्षा की कोई गारंटी नरेंद्र मोदी है। देश में भ्रष्टाचार रहित सरकार देने की कोई गारंटी तो नरेंद्र मोदी है। तो लोगों की एकमात्र संभावना नरेंद्र मोदी बना हुआ है। भविष्य को देख रहे हैं मोदी जी का एक मेरा विषय। तो उत्तराखंड की जनता राष्ट्रभक्त जनता है, ये हम सैनिक प्रदेश भी हैं, तो स्वाभाविक तौर पर यहाँ का झुकाव मोदी जी के साथ बना हुआ है। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि ये सब चीज़ें जो आपको दिखाई पड़ रही हैं, जब 23 तारीख को परिणाम आएगा तो आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 5 सीटें जाती दिखाई पड़ेंगी। अच्छा, मोदी जी का एक सेंटेंस है, वो ट्रेंडिंग में चल रहा है कि हाँ मैं भी चौकीदार हूँ। आपको लगता है कि आप भी चौकीदार हैं? देखिए, मोदी जी ने बड़ा स्पष्ट किया है कि किस कंटेस्ट में उन्होंने अपने आप को चौकीदार बोला है। उन्होंने कोट किया कि महात्मा गांधी जी ने ये कहा कि हम सब जो भी इस दुनिया में हम एक ट्रस्टी हैं। हमको जो भी हमारे पास संपदा है, जो भी हमारे पास सुविधाएं हैं, या जो भी पूरे देश का जो हमारे पास जो भी संसाधन है, ये आने वाली पीढ़ियों के लिए हमको सुरक्षित देकर जाना है, बेहतर बनाकर जाना है। और इस नाते हम इसके ट्रस्टी हैं। ट्रस्टी होने के नाते हम इसका उपयोग तो कर सकते हैं, उपभोग नहीं कर सकते हैं। उस कंटेस्ट में उन्होंने कहा कि वहाँ ट्रस्टी शब्द कहा गया, तो मैं अपने आप को एक चौकीदार मानता हूँ कि इन सब चीज़ों की चौकीदारी मेरे हवाले है, ताकि इसका सही उपयोग हो सके, कोई इसको दुरुपयोग न कर सके और आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर भारत बना के दे सके। तो मैं ये मानता हूँ कि जिसको भी इस देश से प्रेम होगा, जिसको भी इस देश से प्रेम होगा, वो चौकीदार की भूमिका में होगा। मैं इसको पोस्टमैन की भूमिका में मानता हूँ। मैं ये कहता हूँ जो हमने पिछले लोगों से इनहेरिट किया उसको बेहतर करके हम आने वाले लोगों को सौंपने जा रहे हैं, क्योंकि तू चल मैं आया का संसार है, जाना सबको है। तो हम जो पिछला हमारे पास उपलब्ध है इसको बेहतर करके आने वाली पीढ़ियों को लेकर के जाएं, यही हमारी भूमिका है। लेकिन विरोधी पार्टी भाजपा पर इस बात से तंज कसती है कि हमने इंजीनियर दिए, डॉक्टर्स दिए, आने वाली युवा पीढ़ी है उनको इंजीनियर बनाना चाहते हैं, लेकिन देश को चौकीदार बना दिया है। ये क्या इस तरह से? इस देश का प्रधानमंत्री चौकीदार के भाव से काम करे, इस देश का इंजीनियर चौकीदार के भाव से काम करे, इस देश का डॉक्टर चौकीदार के भाव से काम करे। चौकीदार एक भावना है कि मैं प्रहरी हूँ। चौकीदार क्या है? प्रहरी। मैं प्रहरी हूँ इस देश का, इस देश की आवाम का प्रहरी हूँ। अगर हर कोई इस भाव से काम करने लग जाएगा तो देश, विश्वगुरु लोग कहते हैं 10-20 साल में, मैं कह रहा दूसरे दिन बन जाएगा। तो ये भाव खड़ा होने की आवश्यकता है। जो भाव मोदी जी ने जगाया है ये सभी लोगों में खड़ा होना चाहिए, चाहे वो भाजपा का है चाहे वो गैर भाजपाई है, सबके अंदर खड़ा होना चाहिए और देश को समर्पित होकर काम करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी संगठन भी साथ जुड़ जाता है, अपने अनुशासन के नाम से जाना जाती है भारतीय जनता पार्टी। और भाजपा के अंदर अभी कुछ दिनों से एक सियासत गर्मा गई है। विधायक चैंपियन जी हों चाहे विधायक करणवाल जी हों, मैदान में आकर लड़ने की बात, चुनौती देने की बात, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको नहीं लगता कि ये भाजपा संगठन के अनुशासन के खिलाफ है? देखिए, मात्र भाजपा संगठन की बात नहीं है। ये व्यक्तिगत तौर पर भी अगर हम जनप्रतिनिधि हैं और विधायक स्तर पर हैं, चैंपियन में बहुत सीनियर विधायक हैं, करणवाल भी आज विधायक हैं,
तो कहीं ना कहीं हमको अपने अहम से ऊपर उठना चाहिए और एक जनता में हम क्या हैं इसका मैसेज ठीक होना चाहिए, क्योंकि ताकि जनता का विश्वास जनप्रतिनिधियों पर बना रहे। तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से कुछ गलतियां हो रही हैं और दोनों को समझने की ज़रूरत है। भाजपा चैंपियन साहब को पहले से ही मतलब माफ़ करती आई है, कोई गलती हो या उनका अपने अहम भी कह सकते हैं कि वो कभी भी किसी भी विधायक को या किसी भी तरह से मतलब धमकी दे लो या चुनौती की बात कर लो, तो मतलब ये आपको नहीं लगता कि एक्शन होना चाहिए? अब देखिए कठिनाई क्या है कि लोगों का अपना अपना बिल्टअप है, किसी का स्वभाव कुछ है, किसी का स्वभाव कुछ है। एक बार मैं भी जिलाधिकारी से किसी बात पे नाराज़ होकर मैंने भी मुख्यमंत्री से सीधी सीधी बात की थी और वो बात वायरल हुई और बहुत ज़्यादा प्रचारित हुई। अब इसका मतलब नहीं कि मैं अनुशासनहीन हूँ, मैं पार्टी संगठन का आदमी और आज से नहीं हूँ। वो परिस्थितिजन्य स्वभाव की बात थी कि परिस्थितिजन्य ऐसी परिस्थितियाँ बन गई थी कि मैं इस तरह बात कर गया। हालांकि हो सकता है मैं नहीं करनी चाहिए थी, लोगों को ये भी लगता होगा, लेकिन मैं कर गया। तो कई बार लोगों का स्वभाव, उनका बिल्टअप, ये इसके कारण भी ये सब परिस्थितियाँ खड़ी हो जाती हैं। लेकिन मुझे लगता है जब से चैंपियन भाजपा में आए हैं तब से बहुत संयमित भी हैं, ये आपने महसूस किया होगा। ये ठीक है कि आज ये घटना घट गई, उन दोनों का विधायकों का आपसी अहम टकरा गए हैं, इसके कारण ये सब हो रहा है। लेकिन पार्टी उसका संज्ञान ले रही है, अभी नोटिस उनको जारी किए हैं, तो निश्चित तौर उनका जवाब आएगा, उनसे बैठ के बात होगी और सब सामान्य हो जाएगा। अच्छा, लोकसभा चुनाव की हम बात करें, उत्तर प्रदेश में अभी कुछ सीटों पर लोकसभा के चुनाव हुए, मतदान डाउन हुआ है, कहीं मोदी लहर ख़त्म होती तो नहीं दिख रही है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए मैंने इसका बड़ा गहराई से विश्लेषण किया है। मुझे ऐसा लगता है कि जो कांग्रेस का वोट था वो उदासीन रहा है, क्योंकि वो राजनीतिक कारणों से, संगठन के प्रति जुड़ाव के कारणों से कांग्रेस का विरोध तो नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं मोदी जी के कार्यों से सहमत है, मोदी जी की लाइन से सहमत है। और मैं ये भी नहीं कह सकता कि कोई कांग्रेस में देशभक्त नहीं है, सभी दलों में है। तो उन लोगों का वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, क्योंकि मैंने मेरे चुनाव में जहाँ जहाँ से कांग्रेस को जिस तरह का वोट पड़ा है, जब मैंने उन बूथों को देखा इस बार, तो जहाँ से कांग्रेस ज़्यादा वोट ले गई है, जहाँ उनका ठीक ठाक वोट बैंक रहा है, वहाँ पर पोलिंग परसेंटेज कम हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का वोटर तो निकला है, जिसको मोदी जी को बनाना था वो तो इस बार सवेरे 7 बजे से लाइन में लगा हुआ था और 12 बजे तक अपना काम कर गया था। लेकिन आपने देखा उसके बाद पोलिंग परसेंटेज गिरा है। तो जो लोग बाद में पोल करते थे, ये अमूमन कांग्रेस के लोग होते थे जो लाइन लगा कर बाद में वोट डालते थे, वहाँ पोलिंग परसेंटेज गिरा हुआ है। तो मैं समझता हूँ ये कम पोलिंग परसेंटेज अगर किसी को सेटबैक देगा तो कांग्रेस को देगा। अच्छा, क्या लग रहा है कि देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, और जो आपका राष्ट्रीय नेतृत्व है वो हमेशा से ही जब चुनाव एक जगह ख़त्म हो जाते हैं तो ड्यूटी उस प्रदेश में, शायद आपकी भी यहाँ पर मंत्री विधायकों की ड्यूटी लगी है, तो क्या आपकी भी ड्यूटी लगी है, और कहाँ जा रहे हैं और किस तरह से आप भारतीय जनता पार्टी को प्रचार प्रसार में लग रहे हैं? ये कल ही डिस्कस हुआ था और मेरे को भेजने की बात है, क्योंकि मेरा यहाँ पर कुछ काम था, तो इसलिए मैंने कहा मैं थोड़ा सेकंड फेज में जाऊँगा। तो संभावना यह है कि मैं दिल्ली जाऊँगा, 1 तारीख से दिल्ली के चुनाव में रहूँगा। तो धन्यवाद विधायक जी, खास महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ धर्मपुर से विधायक विनोद चमोली जी, जिनसे हमने कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चाएं की, जिन्होंने अपने निर्माण कार्यों के बारे में बताया। कैमरा पर्सन आशु के साथ हितेश त्यागी, नेशन 1 देहरादून।